हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया इंडिया से पंकज श्रीवास्तव ने, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। धन्यवाद महवेश जी, एक बार फिर अपने शो में बुलाने के लिए। और आपके शो में आकर के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हो जाती है, और ख़ासकर पाकिस्तान से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर अलग से पढ़ने का मौका मिल जाता है। ओके सर, प्लेयर इज ऑल माइन। अच्छा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के चर्चे तो काफी दिनों से जो है गर्दिश में थे कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी लोगों को बचाया, ईरान के लोगों को बचाया, 17 उनके लोग थे, 19 हमारे लोग थे, रेस्क्यू किया। अब आती है इंडियन आर्मी की बात। एक वक्त होता था जब इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग के लिए कहा जाता था, और आज इंडियन आर्मी दुनिया को ट्रेनिंग देने के ट्रैक पे चल रही है। सऊदीया ने रिक्वेस्ट की है कि इंडियन आर्मी हमारी आर्मी को ट्रेन करे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये ट्रेनिंग की जाएगी, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे। क्या राय रखते हैं आप जी। इसके बारे में? पहली बात तो ये जो क्या है, सदा तनसीख नाम से जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्रेनिंग हो रही है, ये हो रही है एक जगह है, महाजन गाँव है सूरतगढ़, जो कि श्री गंगानगर और बीकानेर बीकानेर के बीच में राजस्थान में। और आपके जो कौन सा फोर्ट अब्बास है ना, पाकिस्तान में शहर, उससे 106 किलोमीटर की दूरी है। तो सरहद पर नहीं है, सरहद के अंदर। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की सरहद नहीं चुनी गई है उसके लिए। बेसिकली क्या है कि सऊदी अरब की जो खुद की टोपोग्राफी है, वो डेजर्ट रीजन है, पूरी तरह से डेजर्ट है वो। तो वो उनके साथ अगर जो भी खतरे आगे से पेश आएँगे कभी, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, या फिर कुछ दुश्मन मुल्कों से कुछ जंग वगैरह होगी, युद्ध वगैरह होगा, तो उस कंडीशन में उनकी जितनी भी जंगें होंगी, वो डेज़र्ट एरिया में ही होंगी। तो इसे देखते हुए वो एरिया चुना गया है। नहीं तो जैसे हमने बांग्लादेश के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज़ किया, तो वो हमने जो ह्यूमिड रीजन है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ पर किया। फिर मालाबार जॉइंट एक्सरसाइज़ नेवी के साथ हमने की, वो अमेरिका के साथ भी की, जापान के साथ भी की। तो और भी हम यूएई के साथ भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री कौन-सा है। हम कोशिश करते हैं कि उस कंट्री के टोपोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया वाक़ई अगर आप एरिया में देखें, बहुत बड़ा एरिया है। आपको कोल्ड डेज़र्ट लद्दाख भी वहीं मिल जाएगा, और यहाँ राजस्थान, गुजरात में हॉट डेज़र्ट मिल जाएगा। फिर ह्यूमिड कंडीशन, एरिड रीजन, ह्यूमिड कंडीशन के साथ-साथ आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी रीजन मिल जाएँगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिल जाएँगे। तो हर तरह की टोपोग्राफी हमारे यहाँ है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरी तरह से हिली रीजन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये इस तरह के जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये होते हैं। और ये भारत को इसलिए चुना है यूएई ने, सॉरी, सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है। थैंक्स टू पाकिस्तान, आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस कराया हमें, हमारी फौज को। इसकी वजह से, क्योंकि पहला हमला आप लोगों ने 1948 में ही कर दिया था, उसके बाद फिर आपने बीच-बीच में कई बार किया। कभी आप फौज के भेस में आते हैं, कभी आप कबायलियों के भेस में आते हैं, है ना? कभी आप हमारे अंदर देश के अंदर लोगों को भेज देते हैं। सर, वो तो जब दो हमने मुल्कों की दुश्मनी चलती है तो फिर दोनों तरफ से ही आते हैं, यहाँ भी आते हैं, वहां भी आते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि अगर इंडिया ऐसा करता, मान लीजिए, इंडिया आपके मुल्क में कोई धमाके करवाता या कुछ भी ऐसे करवाता या हमले करता, तो आज इंडिया का ये जो वर्ल्ड में पोज़ीशन है, ये नहीं बन पाती। हमने शुरू से ही एक ज़िम्मेदार मुल्क की भूमिका निभाई। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे कुछ बातें जो है, ये अंदर की भी सब पता है। अगर जैसे आपके यहाँ से अक्सर रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रॉ ने ऐसा कर दिया, रॉ ने वैसा कर दिया। अगर वाक़ई में रॉ ने ऐसा किया होता, तो अभी तक आपका जो भी पाकिस्तान का एरिया बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ नहीं रहता, मैं सही बता रहा हूँ आपको। वो लेकिन पीओके मैंने अलग-अलग हो हमेशा गया सुना होता। है पंकज सर, मैंने हमेशा सुना है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत से पहले चीजें जब गांधी परिवार की हुकूमत थी तो चीजें बहुत डिफरेंट थी, सिनेरियोज बहुत चेंज थे। नरेंद्र मोदी के बाद कश्मीर की बात हो, मेन दिल्ली न्यू दिल्ली की बात हो, या फिर यूपी की बात हो, सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हुई हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से इंडिया का जो है ना विजन ग्लोबली सामने आया है। ऐसा है? ये जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा है। और ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया था, ये कहना गलत होगा। हमारे मुल्क में जितने भी आईआईटीज़ बने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बने हैं, या फिर
पीजी कॉलेजेस बने, मेडिकल पीजी कॉलेजेस बने हैं, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर काम होता रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या है, वो अपने आप को एक जमींदार समझ बैठी थी। वो काम ज़्यादा नहीं करते थे, उन्होंने लाल फीताशाही ज़्यादा लगा रखी थी और उसके बाद फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो व्हाइट एलिफेंट बन गया था, उनकी प्रोडक्टिविटी निल थी। आज की तारीख में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स थे, एक ज़माने में मैं भी ब्यूरोक्रेसी में जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे वो रुतबा, वो लाल गाड़ी की जो क्या लाल बत्ती वाली गाड़ी वो सब पसंद था। हालाँकि मेरे साथ जितने भी लोग थे, वो सब जितने लोग तैयारी कर रहे थे, वो सब इस बात को लेके एक तरह से प्रतिबद्ध थे कि हमें देश के लिए काम करना है। भले ही ये हमें रुतबा वगैरह मिले, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिले, बंगला मिले, ऐश-ओ-आराम मिले, लेकिन काम हम ज़रूर करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हम लोगों ने उस समय सोच रखा था। मेरे साथ कई लोगों ने सोचा हुआ था और ऐसे लोग उस समय भी थे ब्यूरोक्रेसी में कांग्रेस के दौर में और आज भी हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। बस फ़र्क ये है कि मोदी जी जब से आए हैं तो दिल्ली में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गोल्फ लिंक में जाकर के गोल्फ कोर्स में जाके गोल्फ खेला करते थे 11 बजे, 12 बजे ऑफिस में साइन किए, 3 बजे ऑफिस से निकल गए, फिर क्लब्स में चले गए। अब वो नहीं होता है, मोदी जी ने सबकी खबर अच्छे से ली है। आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने मोबाइल फ़ोन्स की तरह वजह से, स्मार्टफ़ोन्स की वजह से भी सैटरडे, संडे में भी एंगेज रहते हैं और इनका काम 9 टू 5 अब नहीं रह गया है। इनका काम राउंड द क्लॉक हो गया है। ब्यूरोक्रेट्स का काम। अब ये व्हाइट एलिफेंट नहीं रहे, हालाँकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि जो आदमी खुद पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, 1 दिन की भी छुट्टी इन्होंने नहीं ली, 1 दिन भी बीमार नहीं पड़े। तो आप समझ लीजिए और ये खुद दिन भर में कितना काम करते हैं। अभी जो हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले 11 दिन इन्होंने सिर्फ नारियल पानी और कुछ फल खा कर के, जो कुछ फ्रूट्स खा कर के गुज़ारा किया, खाना-वाना कुछ नहीं। और सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा-पाठ करना, यज्ञ वगैरह करना, जो भी पूजा वगैरह कर रहे थे, वो करना। उसके साथ-साथ जो काम है बाकी वो तो कर ही रहे थे। रूटीन जॉब तो कर ही रहे थे। लेकिन वो पूजा-पाठ, वो सारे मंदिरों की यात्रा करना, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकना, ये सारे काम भी कर रहे थे। तो जो आदमी खुद इतना काम कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी को कैसे आराम करने देगा? मतलब ब्यूरोक्रेसी का काम क्या ब्यूरोक्रेट्स को हर तरह की सुख-सुविधाएँ दी जाती हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको बहुत बड़े-बड़े बंगले दिए जाते हैं, उनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, उनको नौकर-चाकर दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, तो बेकार है ये सब। और मोदी जी जैसा आदमी जब है और योगी जी हमारे साथ हैं। अच्छा आपको सिर्फ मोदी और योगी का नाम पता होगा, लेकिन असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, वो भी इसी तरह के आदमी हैं। वो भी खूब टाइट है काम-वाम लेने में। और ये सर दिक्कत मैंने उन इंडिया में मोदी सरकार के अलावा आरएसएस की बहुत तारीफ सुनी है हमेशा, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जी। जाता है उन्हें। जी। आरएसएस का मैं आपको वाकया बताऊँ, आरएसएस जो है, कभी भी हमारे यहाँ नेशनल कैलेमिटी होगी, कभी भी हमारे यहाँ कुछ राइट्स वगैरह होते हैं, तो रिलीफ के लिए सबसे पहले यही लोग पहुँचते हैं, सबसे पहले। मैं आपको बताऊँ मैं आज से सन 2000 की बात होगी, जब हमारे यहाँ भुज में भूकंप आया था ना, उस समय की बात थी और मैं एक रेनाउंड टीवी न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैं अपने सीनियर के साथ गया था, वो हम लोग पहले वीडियो टेप्स वगैरह देख रहे थे। न्यूज़ बनाने से पहले, न्यूज़ जब लिखी जाती है, उससे पहले हम लोग वीडियो टेप्स देखते थे। वो हाई बैंड के वीडियो टेप्स होते थे उस समय नहीं बीटा आ गया था। हाई बैंड के बाद बीटा आ गया था और हम लोग वो टेप रिवाइंड कर के देख रहे थे कहाँ मतलब कहाँ के शॉट्स हमारे पास आए हैं और उसमें हमने देखा कि वो रिलीफ के ऊपर हम न्यूज़ लिख रहे थे कि रिलीफ पहुँच गई है, कुछ एनजीओज़ रिलीफ कर रहे हैं वहाँ पर। रिलीफ के काम में पहुँचे हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आरएसएस वाले दिख गए, क्योंकि उनकी खाकी निक्कर होती है, हाफ निक्कर, सर पे टोपी और व्हाइट शर्ट। तो मैंने अपने सीनियर को बोला, "सर ये देखिए आरएसएस वाले पहुँच गए, इनका भी वो जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं टाइम कोड, टीसीआर बोलते हैं, टाइम कोड रिकॉर्ड।" तो वो बोले, "नहीं, नहीं यार ये आरएसएस वालों को नहीं लगाएँगे हम वीडियो में अपने, न्यूज़ में नहीं लगाएँगे।" मैंने कहा, "क्यों? गालियाँ देने के लिए तो आ जाते हैं और जब ये क्रेडिट इन्हें मिलना चाहिए तो क्यों नहीं आगे आ रहे?" बोले, "नहीं, ऊपर से आदेश है हमें कि इनका वीडियो नहीं लगाना, इनके शॉट नहीं लगाने।" तो वो बेचारे और वो नाम चाहते भी नहीं, आरएसएस वाले नाम चाहते भी नहीं। वो एक कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन है बेसिकली। और जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो कोचिंग हम लोग ले रहे थे जनरल स्टडीज़ की। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जनरल स्टडीज़ भी होता है, करंट अफेयर्स वगैरह सारी जानकारी होती है उसमें। तो उसकी फीस जो है बाकी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ढूँढा कि एक आरएसएस भी एक संकल्प नाम से एक ग्रुप चलाता है। तो मैंने वहाँ पता किया, तो वहाँ की फीस थी ₹5,500
और बाकी मार्केट में 17,000 20,000 इतनी फीस थी। तो हालाँकि मैं पे कर सकता था 17,000 पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं कमा नहीं रहा हूँ तो पापा का ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करूँ जब लेस कॉस्ट में मुझे वही चीज़ मिल रही है। तो हम लोग वहाँ गए। तो उन दिनों विवेकानंद जयंती मनाई जा रही थी, स्वामी विवेकानंद की बर्थ सेंटेनरी कुछ मना रहे थे लोग। तो 3 दिन का शिविर भी लगा था उस बीच में और आरएसएस के लोग आके हमें लेक्चर देते थे और वो लेक्चर कहीं कहीं से भी रिलिजियस नहीं होता था। रिलिजन की बात ही नहीं होती थी उसमें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो कभी हेट्रेड कल्चरल होता सिखाते था, ही नहीं। राइट? हाँ, मतलब वो हेट्रेड सिखाएँगे नहीं। आपका जो कल्चर है ना, मतलब उसमें रिलिजन ज़रूर थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन उस आपका जो कल्चर है, उसके बारे में आपको बताएँगे। वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हमें बताए जाते थे और जो हमें कोचिंग देने आते थे, कोचिंग देने वो मार्केट के लोग ही आते थे और उनमें से कुछ एक लोग तो आरएसएस की बुराई करके भी जाते थे। आरएसएस की बुराई करते थे। मतलब पंकज सर, क्यों करते थे ये वो ये सारी चीजें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी की हुकूमत और बाकी तमाम चीजों के रेलेवेंट है। इलेक्शंस भी आपने देखा है कि जोरों शोरों से हो रहे हैं और ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमें पता है कि उन्होंने इतना काम किया है कि पीएम मोदी ही आने वाले पीएम है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, जिसके अंदर 45 लोग मारे गए। 45 जो है ना पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, जिसके अंदर आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे और जो है ना सिपाही और दूसरे रैंक्स के लोग भी शामिल थे। मुझे बताएं, एक तरफ हमारी आर्मी जिसको बहुत हाईली रैंक किया जाता है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, उस आर्मी के ये हालात हैं जिससे पूरा मुल्क इस टाइम जो है छुटकारा हासिल करना चाह रहा है। मतलब सिनेरियोज बहुत क्रिटिकल हुए हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से चल रही है चीजें। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए एस्टैब्लिशमेंट की, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? पहली बात तो ये जो वारदात आप बता रहे हैं, बड़ी दुखद वारदात है, 45 लोग मारे गए। मरना तो नहीं चाहिए किसी को। मारे गए बहुत दुःख की बात है। उनके पूरे परिवार उजड़ गए जिन जो लोग मरे हैं इसमें। दूसरी बात जो आपने पाकिस्तान की आर्मी को बोला बहुत ही हाइली रैंक्ड है। पहली बात तो ये रैंक दे कौन रहा है? मैं उससे सवाल करना चाहूँगा। हमसे 4 जंगें आप लोगों ने लड़ी, चारों में हमने आपको मुँह की खिलाई, है ना? 48 में आपको भगा दिया। आप कबायलियों के भेष में आए थे। आप सैनिक बन के नहीं आए थे, फौजी बन के नहीं आए थे आप। आप कबायलियों के भेष में आए थे। उस समय हमने भगाया। फिर आप 1965 में आए, 65 में हमने भगाया, 71 में आए, 71 में भगाया, 1999 में आए करगिल में, उस समय हमने भगाया और 1965 में तो हमने लाहौर में तिरंगा फहरा दिया था। हमारे यहाँ कुछ किताबें पढ़ी होंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। तो हमने तिरंगा उस समय वहाँ लाहौर में फहरा दिया था और पुरानी किताबों में तस्वीरें हैं कि आपके जो कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह वहाँ तिरंगा फहराया हुआ है। तो किस लिहाज से आपको हाई रैंक दिया जा रहा है वो और किसने दिया है? शायद आप लोगों ने पंकज खुद जी, ने दे दिया होगा। आज मैं नाज़िया इलाही खान के साथ पॉडकास्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि लाहौर तो है ही हिंदुओं का, आप लोगों को से लाहौर हम ले लेंगे, फ़िक्र मत करो। ये तो लालपत आई गेस ऐसा कोई नाम बताया उन्होंने कि ये तो उनका था, उनके नाम पे बना था, तुम लोग किस नाम की हुकूमत किए बैठे हो, एपी सेंटर दिल बनाया हुआ है पाकिस्तान का, हम ले लेंगे लाहौर जी। पीओके के साथ-साथ। लाहौर लें तो अच्छी बात है। करतारपुर ज़रूर ले लें क्योंकि वो सिखों का ननकाना साहिब सिखों का धार्मिक स्थल है, वो ज़रूर लें। क्योंकि वो बँटवारे के समय डेलिबरेटली अंग्रेज़ों ने उस हिस्से को पाकिस्तान में रखा था। क्यों रखा था ये वो जाने। लेकिन उन्हें मालूम था कि सिख जो हैं सबसे ज़्यादा भारत में रह रहे हैं, तो ये भारत का है लेकिन वो मेरे ख़्याल से सरहद से 13 या 15 किलोमीटर दूर है, ननकाना साहिब, करतारपुर। तो वो हमें मिल जाना चाहिए था उस समय बँटवारे के समय लेकिन अंग्रेज़ों की बदमाशी और चालबाज़ी थी, जो हमें नहीं मिला। इस बात खैर, का ये मुझे भी बँटवारा अफ़सोस तो बहुत अजीब है, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ में तो उसको पता नहीं किस नज़र से देखती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती हुआ क्यों था और कैसे है। हुआ था। खैर, एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए, मैंने आपसे पूछा था कि डिफरेंस किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस वक़्त इलेक्शन डिफरेंस ज़ोरों-शोरों पे है, क्या रोल प्ले कर रही है जी। एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के यहाँ और हमारे यहाँ किस नज़र से देख रहे हैं इसको? जी, आपके यहाँ जो हुआ है काफ़ी ये बुरा हुआ है और वो किंगडम ऑफ कलात पर आप लोगों ने 27 मार्च 1948 को शायद कब्ज़ा कर लिया था। कुछ कोई राजा थे वहाँ के, उनके साथ मिलके कब्ज़ा कर लिया था और बलूच लोग कभी भी आपसे मिलना नहीं चाह रहे थे और आप लोगों ने क्या किया कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वो मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गई, तांबा, लोहा ये सब जस्ता वगैरह काफ़ी कुछ पाया जाता है। लेकिन आप लोग निकाल तो रहे हैं वहाँ से सब कुछ, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के हालात देखिए जो कि मीडिया से हम जानते हैं। इंटरनेशनल मीडिया से हमें खबर मिलती है। वहाँ के लोग आज भी गुर्बत में जी रहे हैं। उनके पास पीने को साफ पानी नहीं है बताइए। हॉस्पिटल्स वगैरह की तो बात ही दीगर है। तो आप करते तो कुछ है नहीं उनके लिए, तो वो और बेचारे करें क्या? पहली बात तो निकलने वाली गैस
सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सिब्बी से निकलने वाली जी। गैस वहां के लोगों को ही मुयस्सर नहीं है। हाँ, वहाँ वही तो, आप लोग वहाँ से ले कुछ सारा कुछ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। तो एक तो वो मिलना नहीं चाह रहे थे आपसे, आपने ज़बरदस्ती मिला लिया, एक तो वो दिक्कत हो गई। दूसरा ये हुआ कि आप उनके यहाँ से जो कुछ ले रहे हैं, उन्हें दे नहीं रहे, उन्हें गुर्बत में रख रहे हैं, डेलिबरेटली। पूरा पंजाब छाया हुआ है मतलब पाकिस्तान में, जो आपके सराइकी हैं, पठान हैं और बलोच हैं, ये लोग कहाँ जा हज़ारा हैं, हज़ारा लोगों पर तो आपने ज़ुल्म कर रखा है। वो दिखने में थोड़े नैन-नक्श-उनके, चिंकी-मिंकी टाइप के हैं, तो उनको उनके ऊपर तो ज़ुल्म कर रखे हैं आपने, हैं? बताइए ये क्या तरीका है? तो ये थोड़ी है, एक एक तरफ देखिए आप कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपकी आर्मी ज़ुल्म कर रही है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमारे जो लीडर हैं, ये दिन-रात काम किए जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। एक वीडियो मैं अभी देख रहा था, उसमें न्यूज़ के हवाले से देख रहा था, उसमें एक आदमी बोल रहा है वो बैंगलोर के पास का कहीं का है, उसके हार्ट में 2 स्टेंट डले, उसको कुछ दिक्कत हो गई थी हार्ट में, 2 स्टेंट डले हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में। और वो खुद बोल रहा है कि अगर ये आयुष्मान एक योजना है, आयुष्मान एक स्कीम है हमारे यहाँ, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री में हो जाएगा। अगर 5 लाख तक का इलाज होना है आपका, तो आजकल हार्ट ऑपरेशन भी हमारे यहाँ जो हार्ट सर्जरीज़ हैं 2 लाख, 2.5 लाख में हो जाती है, 3 लाख में हो जाती है मुश्किल से। तो किडनी की सर्जरी वगैरह है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, वो भी 1 डेढ़ लाख में, 2 लाख में हो जाता है। तो ये 5 लाख उस लिहाज से बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं सरकार ने। तो उसमें उस बेचारे के 2-2 स्टेंट डल गए, वरना वो एक कुछ मज़दूर टाइप का आदमी था। उसकी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी बेचारे की महँगा इलाज कराने की। वो खुद बोल रहा है कि 15-20 हज़ार रुपए की दवाइयाँ आ जाती, मैं कहाँ से दे पाता? तो ये आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा इतना काम हो गया और ये सारे स्कीम्स हैं हमारे यहाँ। उज्ज्वला योजना है, गरीब लेडीज़ को मुफ्त में गैस दी जाती है, कुछ को सब्सिडाइज़्ड रेट में दी दी जाती है गैस और अनाज दिया जाता है 5-5 किलो अनाज ये कोरोना के समय से कई लोगों को दिया जा रहा है, जो गरीब हैं, खरीद नहीं सकते। वो अनाज इसलिए दिया जा रहा है, उसमें गेहूँ, चावल सब कुछ है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल टाइप इस तरह से हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो इसलिए दिया जा रहा है कि भई आपको खाने की चिंता नहीं करनी है। आपको खाने की फ़िक्र नहीं करनी, खाना हम दे रहे हैं आपको। आप अपना जो रोज़गार वगैरह करना है वो करिए क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है हमारे लिए कि हमारे यहाँ देखिए आज यूट्यूबर्स वगैरह कितना कमा रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया में इतना लोग कमाई कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने नौकरियाँ वगैरह छोड़ कर के यही सारा काम शुरू कर दिया है। तो ये इकोसिस्टम तैयार हुआ ना हमारे यहाँ इतना सस्ता इंटरनेट मिल रहा है आपको। अगर आप रिलायंस का जियो इंटरनेट खरीदें तो बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये इकोसिस्टम जो तैयार किया सरकार ने, सरकार पूरी नौकरियाँ नहीं दे सकती पूरे लोगों को, लेकिन सरकार ने क्या किया कुछ को नौकरियाँ दी, कुछ के लिए इकोसिस्टम तैयार कर दिया। जो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर है उसको भी जाकर के उसमें भी काफ़ी रिफॉर्मेशन कर रही है सरकार। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, तो इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो लोग भी देख रहे हैं कि कितना फ़ायदा है इस सरकार के तहत। तो इसलिए लोग सरकार को चुन रहे हैं। दूसरी तरफ आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो हम अगर सब कुछ बंद कर देते हैं तो देखिए आपकी क्या हालत होगी। हमने तो कभी हमला वगैरह किया नहीं आपके ऊपर। आपका जो हमला हुआ था उसको हमने रिटेलिएट किया है, डिफेंस किया अपना, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी। तो हमने कुछ नहीं किया तो देखिए आपकी क्या हालत हो रही है। आलू, टिंडे, प्याज़, टमाटर, आटा, चावल, दाल सब महँगा हो रहा है आपके यहाँ। आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। तेल महँगा हो रहा है। तेल आपके यहाँ हो भी रहा है तो भी। हमारे यहाँ तो इम्पोर्ट 80% ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। बावजूद इसके हमारे यहाँ ₹100 लीटर पेट्रोल है, ₹96 96 या ₹100 ऐसे लीटर है पेट्रोल। ₹96 या ₹98 ये मैं पेट्रोल अभी डलवा के लाया था। तो ₹1000 में 10 लीटर 33 10 लीटर पॉइंट और 33 एमएल। हमारे यहाँ 1000 रुपए में 3 लीटर डलता है, 3 लीटर। हाँ, क्यों क्यों इतना इतना डेप्रिसिएशन क्यों है आपके यहाँ? मुझे नहीं समझ में आता। आपके यहाँ लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी आपके शो में एक बार बोल चुका हूँ। एक तो आपके यहाँ सबसे खराब आदत लोगों की है, जो भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा है। एक आदमी जब सत्तानशीन होता है ना, पीएम बनता है, तो आप लोग उसे काम नहीं करने देते। इतनी बकवास आपके यहाँ से होती है कि वो बेचारा खुद ही कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा, भैया मुझे चैन से जीने दो, मैं ये नहीं करना चाहता। और जब वो सोचता है काम करने का तो उसको हुकूमत से उतार दिया जाता है, अगले बंदे की कशमकश शुरू हो जाती है, फिर इतने महीनों तक निगरान हुकूमत चलती है, आपके यहाँ एस्टैब्लिशमेंट अपने मज़े लेती है। जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। आपके यहाँ ये जो नवाज़ शरीफ है, इसके काम को एक बार मैं वो इनके काम को मैं थोड़ा-सा एक बार इवैल्यूएट कर रहा था। तो ये बहुत बड़े-बड़े बिजली घर बना रहे थे, जिसमें कई मेगावाट्स के बिजली निकलने वाली थी। कुछ डैम्स वगैरह बना रहे थे ये। इनका कुछ मेट्रो की स्कीम्स वगैरह थी और भी बहुत सारी स्कीम्स थी। और ये सारी स्कीम ना 5 साल में नहीं पूरी होती। इसमें टाइम लगता है। हमारे यहाँ भी 2000 सन 2002 के आस-पास
दिल्ली में मेट्रो बनना शुरू हुई थी, अब तो नेटवर्क एक बहुत बड़ा बन गया है। उसे बनने में भी 7-8 साल, 10 साल लगा था। आसानी से नहीं हो गया था। हमारा यहाँ डे एंड नाइट काम हुआ था उस पर। तो लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक ने ये इतनी बुराइयाँ नहीं की थी सरकार की। हम लोग जान रहे देख रहे थे काम हो रहा है तो चुप रहे, बैठे रहो यार, काम हो रहा है। हम लोग बोले ठीक है, काम होने दो अभी। लेकिन आपके यहाँ तो इतनी बकवास करते हैं लोग, इतनी बकवास टीवी पर आके लानत-मलानत कर देते हैं। मतलब उसकी क्या, उसके खानदान की कर देते हैं। आपको पता है हाँ 90s का एक दशक, 90s का एक दौर ऐसा था, जब हमारे यहाँ सरकारें आके काम करने लगी थी। उससे पहले सिर्फ करप्ट सरकारें थी। 90s में वही करप्ट सरकारें, करप्शन था, लेकिन वो आके काम करने लगी थी। तब पब्लिक क्या बोलती थी उनके बारे में कि हमें मालूम है ये आदमी खुद तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन हमारे लिए काम तो कर रहा है। भाई खा रहा है ठीक है, हम समझ रहे हैं खा रहा है, लेकिन हमारे लिए काम भी तो कर रहा है। तो चलो रहने दो इसे। खुद को खाना है खाओ, लेकिन हमारे लिए काम करो। अब क्या है, अब ना खाऊँगा ना खाने दूँगा वाला वाला आदमी आ गया, कि ना तो मैं खा रहा हूँ, ना आपको खाने दूँगा। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ से जब पीएम बन के यहाँ पर आए, उससे पहले इन्होंने क्या किया मोदी जी ने, अपना सारा जमा पूँजी जो भी था बैंक से निकाल लिया और सारा पैसा जो होटल का माली है, जो जो उनके राजभवन का माली है, जो फिर जो पियोन है उनका, जो बाकी और लोग हैं रसोइये वगैरह है, सबको बराबर-बराबर बाँट के आ गए। 52 नाइस। साल की उम्र तक इनका कोई घर नहीं था। 52 साल की उम्र तक इनका एक एक भी घर नहीं था। उससे पहले राजनीति में थे नहीं ये। ये तो आरएसएस के थे। ये तो काम करते रहते थे। इन्होंने तो काम किया, उससे पहले आपने मीडिया में देखा, तो जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उससे पहले तो मीडिया में आए भी नहीं थे। कोई नाम नहीं जानता था। वो रथ यात्रा में अडवाणी जी के साथ ये निकले थे, वो जो बाबरी मस्जिद वाली घटना थी। तो उसमें बस इनकी एक फ़ोटो दिख रही है। अब वो फ़ोटो मतलब लोगों के सामने दिखाई जा रही है। वरना अडवाणी अडवाणी छाए हुए थे उस समय। लालू ने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया बिहार में, तो वो बस ये दिखाया जा रहा था। इनका तो नाम ही नहीं था। इनकी तस्वीरें अब उस समय की आर्काइव से निकाल-निकाल के लोग दिखा रहे हैं, देखिए ये खड़े थे उस समय। इनका तो नाम ही नहीं था। तो अब जो आदमी आया है, ये ना खा रहा है, ना खाने दे रहा है, सिर्फ़ काम कर रहा है। हमारे और लिए काम यही कर रहा है। तो जो जी, उसका असर है जो लोग डेलिबरेटली बोल रहे हैं, भैया मोदी जी आप आइए, आप दोबारा आइए, हम नहीं जाने देंगे आपको। तो ऐसा ही है और ये फ़र्क है। उसी का असर है कि इवन बहुत से कंट्रीज में ये नारे लगते हैं वी वांट पीएम लाइक मोदी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी बहुत से एजुकेटेड लोग हैं जो इस बात की तारीफ करने पे सराहने पे मजबूर हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब भी जब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं तो पहली स्पीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और इंडिया की तरक्की का भी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हवा बदल रही है, देखो कहाँ लेके जाती है। बाकी इलेक्शन सर पे जी, लेट्स सी कौन जो है ना किस कंट्री को होल्ड करता है, अवाम किसको चुनती है, वहां पे तो अवाम का फैसला होगा। यहाँ पे तो पापा डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम। बाकी थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।